कुशल इकोनॉमिक्स का मीनिंग बोलो। आयुषी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया। अथर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। दो एग्जाम्पल कुशल बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बहुत बढ़िया। सार्थक आ गया क्या भाई? आयुषी, स्टैट्स का मीनिंग हमने डिस्कस करा था इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। तो स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस बोलें। सब रिवाइज कर रहे हैं। हम लास्ट क्लास में लिमिटेशन पर पहुंच गए थे और उसके बाद बस एक टेस्ट का डिस्कशन करना है। सभी की कोशिश बढ़िया रहनी चाहिए टेस्ट में। सारे क्वेश्चन ठीक कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर डिस्कस करेंगे। तो सिंगुलर सेंस सबने याद कर लिया था। सीक्वेंस आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और ये सब हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर बच्चों कलेक्शन ऑफ डाटा। अगला चैप्टर का नाम ही कलेक्शन ऑफ डाटा है। उससे अगला चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और ऑर्गेनाइजेशन में हम दो बातें पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के दो चैप्टर बना रहे हैं, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन और एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन में हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस सीरीज बनाने की बात करेंगे, जैसा हम 8th 9th की क्लासेस में करते थे टैली मार्क्स लगा के। टेबल भी बनाना सीखेंगे वहां। टेबल एज वाइज, मेल वाइज, फीमेल वाइज, टैबुलर प्रेजेंटेशन उसे भी बोलते हैं। और फिर हम उसी के दूसरे पार्ट पर जब चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में, तब हम बात करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जहां पर हम पहले बार ग्राफ सीखेंगे। पहले हम सिंपल बार ग्राफ बनाते थे छोटी क्लासेस में। आयुषी 10th क्लास में भी बनाया था क्या बार ग्राफ? हाँ। तो 8th 9th में आप लोगों ने जो बार ग्राफ बनाया था, बस उसके हम बहुत सारे टाइप्स यहाँ बनाने वाले हैं। और बार ग्राफ के साथ साथ यहाँ एक टॉपिक और है जो सबके स्कूलों में कॉमन होता है, और वो है पाई डायग्राम। एक सर्कल बनाएंगे 360 डिग्री का, और उसमें हम अपने घर के सारे खर्चे, अपने देश के सारे खर्चे, हमारा बजट, उसको परसेंटेज में निकाल के, पहले परसेंटेज में गिवन होता है, उसको डिग्री में निकाल के और फिर शो करेंगे। वो मैं बताऊंगा जब चैप्टर चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जहां दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरा आयुषी कौन सा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें बार ग्राफ एंड पाई डायग्राम, ये दो टॉपिक होते हैं। ये सब चैप्टर इसी सीक्वेंस में चलाने वाले हैं बच्चों। ये पूरी बुक यहां सामने लिख दी है एक लाइन में। और फिर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब यहां ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैं पुरानी क्लासों में जो करा है उसकी चर्चा करूं, तो वहां के हमारे हिस्टोग्राम आ जाएंगे। हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। और फिर 10th में आप, साहिल राजपाल बोलो, कुछ कह रहे थे साहिल? ठीक है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम ओजाइव की बात करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं, लेस देन कर्व, मोर देन कर्व। और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ बातें सीखेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। अरे लेस देन मोर देन जहां काटते हैं क्या डिटरमाइन होता है, जल्दी बताओ कोई भी। आयुषी, मीडियन का मतलब क्या होता है? मैं अभी आपकी क्लासेस में भी बोल चुका हूँ मीडियन। यस। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हमने पहले पहले करा था, वो थोड़ा ब्रॉडर सेंस में करेंगे, और फिर उसमें चीजें और भी जुड़ जाएंगी। लाइन ग्राफ आ जाएगा, टाइम सीरीज आ जाएगी। अरे टाइम सीरीज को अगर मैं वन वर्ड में समझाऊं, अच्छा सार्थक आ गया आप। टाइम सीरीज को अगर मैं वन वर्ड में समझाऊं, तो अभी हमने थ्योरी में याद करा था फोरकास्ट। आयुषी याद आ रहा है फोरकास्ट करना? 9th क्लास 10th क्लास के मार्क्स के बिहाफ पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस बच्चे के 11th क्लास में अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा ऑन एन एवरेज, तो उस बच्चे के 11th में इतने मार्क्स आएंगे और उसके बेसिस में 12th में इतने मार्क्स आएंगे। अगर सब कुछ करीब करीब वैसा ही रहा, जो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रिडिक्शन को न्यूमेरिकल डाटा के द्वारा हम रिफ्लेक्ट करेंगे जिस टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज।
टाइम सीरीज विच रिफ्लेक्ट ट्रेंड, ट्रेंड किसके, पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पर फ्यूचर के ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करना, टाइम सीरीज का टॉपिक आ जाएगा। तो कुछ ये नए टॉपिक जुड़ जाएंगे जी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, एक आइडियोलॉजी दी है। फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाएगा, यहां से प्रैक्टिकल एरिया बहुत वाइड हो जाएगा। ये जो एनालिसिस आ रहा है ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद, यहाँ एनालिसिस में कई चैप्टर चलेंगे एक के बाद एक, और ये प्रैक्टिकल एरिया है जहां बहुत वाइडर स्कोप है। एक ही चीज के बहुत सारे फार्मूले, चार चार फार्मूले तैयार करोगे और चारों का नाम होगा और एग्जामिनर बोलेगा बस यही वाला फार्मूला लगाना है, जिसमें हम मीन, मीडियन, मॉड और फिर क्वार्टाइल्स। अरे आयुषी 10th क्लास में क्वार्टाइल थे क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल? तो बस मीडियन में 50% की बात हो रही होती है, फर्स्ट क्वार्टाइल में हम क्या बोलते हैं 25% और थर्ड क्वार्टाइल में 75%। तो इस तरह की डिटेल और आ जाएगी, ये सब एनालिसिस में ही चलेगा। और फिर एनालिसिस में और बेहतर पोजीशन आ जाएगी डिस्पर्जन के नाम से। डिस्पर्जन का मतलब है सोसाइटी की डिस्पैरिटी को मेजर करने का काम। अरे एक ही घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, चारों के चारों वर्किंग है तो चारों की कमाई एक जैसी नहीं है। तो सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी आ रही है, अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं, सबको मैं एक जैसा बोलना चाह रहा हूं, लेकिन याद रखना सबको एक जैसा सुनाई नहीं दे रहा और सबको एक जैसा समझ में भी नहीं आ रहा। हर किसी की कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है बच्चों, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसीलिए हर किसी बच्चे के नंबर भी अलग अलग आने वाले हैं। और जब अलग अलग आने वाले हैं तो सोसाइटी में कल को अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग मिलेगी, कोई ज्यादा अमीर होगा, कोई कम अमीर होगा। और फिर इस डिस्पैरिटी को हम डाटा वाइज कलेक्ट करके मेजर करने की कोशिश करेंगे। और इस भैया चैप्टर में डिस्पर्जन लिखा है बस, जिसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, डिस्पैरिटी को नापने का एक तरीका डिस्पर्जन है। और डिस्पैरिटी को नापने का तरीका वक्त के साथ साथ बदला है। किसी जमाने में इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले डिस्पैरिटी जिस नाम के साथ रिफ्लेक्ट किया जाता था, जो आप 9th और 10th में यूज कर चुके हो, रेंज। आयुषी रेंज का फार्मूला बताना जरा। अब गलत बोला है आपने। हाँ, हाईएस्ट अरे एक्चुअली में L माइनस ऐसे फार्मूला, अब उसमें H वर्ड मत लगाना, शब्द वही है जो आप बोलना चाह रहे हो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अरे अपर लिमिट लोअर लिमिट तो एक क्लास इंटरवल की हो गई ना। आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्लास इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरा जो डाटा है, कलेक्टिव डाटा है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू पे सर्कल लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे छोटे वाले पे सर्कल स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है रेंज। फिर रेंज में फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स बताऊंगा थियोरेटिकली। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सबसे पहला डिस्पैरिटी को नापने का है। और फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल हुआ है क्या किसी के स्कूल में? नहीं हुआ। फिर मीन डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मोस्ट कॉमन है तुम्हारे स्कूलों में, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन तब तक ये फार्मूला बड़ा वाइडर कंसेप्ट ले चुका होगा, बढ़िया सी कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बड़ी तेजी से। ये नहीं कि आप कहीं रफ कागज में कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चे जल्दी से कर देते हैं। तो ऐसी आपकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी आपको। तो हम यहां पर फिर क्या डिस्पर्जन, हाँ बोलो कशिका। भैया थ्योरी आएगी सब में, मैं आपके लिए बोलूंगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे मैं मीन मीडियन की बात, तो मैं मीन का मीनिंग याद कराऊंगा ना आपको, एवरेज ऑफ द सीरीज होता है। मीडियन भी बताऊंगा, मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज है। लेकिन वो प्रैक्टिकल एरिया है, तो वहां से मीनिंग को वो 1 नंबर के एमसीक्यू में दे सकता है, तो वहां ज्यादा स्कोप थ्योरी का नहीं है। ये तो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर है जहां से वो थ्योरी को कैरी कर लेता है, एमसीक्यू में भी 2-2, 3-3 नंबर में भी। थ्योरी बाद में भी ऐसा नहीं है, मीनिंग आपको याद रखने पड़ेंगे, उसका स्कोप याद रखना पड़ेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करनी। अरे मीन को ही ले लो, अरे मीन को लेके लिमिटेशन में मैं लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बता रहा था, एवरेज ऑफ 2 बुलेट। जल्दी बोलो आयुषी। अब ये लिमिटेशन है और इसमें एवरेज फेल हो जाता है, तो वो थ्योरी में हमने बताना पड़ेगा ना कि मीन क्या होता है, एडवांटेज क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है। तो वो डिस्कस थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा, जिसको वो क्वेश्चनों में भी कैरी करेगा थियोरेटिकली। लेकिन मेजर एरिया वो सब प्रैक्टिकल का चलेगा, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो डिस्पैरिटी में हम पढ़ने वाले हैं। फिर आगे फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर की बात करेंगे,
इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो आप ये कैलकुलेशन करते हो इसको लेकर सोसाइटी पॉलिसी बनाती है, और फिर जब लोगों को पता चलता है फर्म के प्रॉफिट का, तो फिर गुडविल जैसी चीजें डेवलप होती है, इंटरप्रिटेशन। और यहाँ आके स्टैट्स हमारा क्लोज हो जाता है, जिसको हमने पूरी बुक में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, अथर्व, सातों फीचर एक साथ कलेक्टिवली बोलने हैं, अथर्व, प्लूरल सेंस। ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं इंडिविजुअली डिटेल से। तो ये फीचर्स हैं जिसकी वजह से स्टैट्स का स्कोप बहुत वाइड हो जाता है। फिर हमने यहाँ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स याद करे थे। दिव्या बोल पाओगे? दिव्या बोलेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भैया पहले चैप्टर की थ्योरी याद करने से फायदा क्या होगा, इस पे मैं चर्चा बार बार क्यों कर रहा हूं। अब वो बात कर रहा होगा मीन के बारे में, तो इसके फंक्शन मीन में जाके यूज कर सकते हैं हम। अरे किसी आने वाले चैप्टर में वो पूछ ले कि उस चैप्टर में उस कंटेंट के फंक्शन बता दो, तो भैया जो स्टेट्स के फंक्शन है वो आने वाले हर चैप्टर के फंक्शन होंगे ना। तो इसको याद करने का बेनिफिट है, आगे जाके इसको यूज किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में थ्योरी में लिखते वक्त। तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट याद रहने चाहिए। चलते हैं जी आगे। फंक्शन का डिटेल डिस्कशन कर लिया था। कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर देता है बच्चों। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो आयुषी? हाँ, मीन, एवरेज, परसेंटेज, जिसमें आप अपने डाटा को लिख रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंप्लीफाई करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही स्टैटिस्टिक्स है। डेफिनेट फॉर्म को मैंने क्वांटिटेटिव डाटा की बात करके बोला था, न्यूमेरिकल डाटा की बात बोली थी, और कहा था यहाँ क्वालिटेटिव डाटा नहीं होता। एग्जाम्पल सबको याद कराया था, ऑनेस्टी, और एक शब्द और बोला था, ब्यूटी। तो डिटेल पर नहीं चल रहा है, कंपैरिजन ये सब डिस्कशन हो चुका है जी। इंपॉर्टेंस की बात करी थी। अब स्टैटिस्टिक्स का यूज बच्चों इस दुनिया के हर सब्जेक्ट में किया जाता है। यहां बात सिर्फ 4 सब्जेक्टों की हो रही है, लेकिन हर वो सब्जेक्ट जो इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट बन सकता है, हर सब्जेक्ट में अपनी बात को समझाने के लिए हम स्टैट्स के डाटा का यूज करते हैं, फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो थ्योरी को एक्सप्लेन करने का बढ़िया मेथोडोलॉजी है, टैबुलर प्रेजेंटेशन से डाटा को रिफ्लेक्ट करके वही बात समझाना, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से वही बात समझाना। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर माइक्रो में। और जब हम 12th में जाएंगे तो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहां 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, हम अपनी थ्योरी को समझाने के लिए अगर डायग्राम पॉसिबल है तो हम कंपलसरी बनाएंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन पॉसिबल है तो कंपलसरी बनाएंगे। हमारी पोजीशन बूस्ट होगी, हमारे टीचर नंबर नहीं काट पाएगा, और हम स्टैट्स का यूज वहां पर भी करेंगे, मैक्रो में भी करेंगे, और हर सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, चाहे वो साइंस ही क्यों ना हो। तो डिटेल मैंने बता दी थी बच्चों, इकोनॉमिक्स में यूज, इकोनॉमिक प्लानिंग में यूज। डीएमआरसी शब्द मैंने यूज करा था, डीएमआरसी की फुल फॉर्म अथर, के मास्टरमाइंड आदमी का नाम, फादर ऑफ डीएमआरसी, श्रीधरन। अब सारे मिलके जवाब दे रहे हैं जी। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी के जो अध्यक्ष थे, अरे कमेटी का नाम बता दो, जिनकी वजह से हमारी एजुकेशन रिफॉर्म्स आए हैं अभी रिसेंटली 2020। हाँ, कस्तूरी रंगन कमेटी। और एक कस्तूरी रंगन किस, फॉर्मर हेड ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म बताना आयुषी। तो ये सब चीजें याद रखना जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आने वाले टॉपिक्स में, मतलब 12th में काम आ जाएगी, कॉलेज में काम आ जाएगी। और मैंने कहा था अपनी हैबिट बनाओ इस तरह की नॉलेज को गैदर करने की। ये हमारा आखिरी टॉपिक था बच्चों इस चैप्टर का, लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। भैया सिर्फ बात हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ज्यादा करते हैं, वही क्वेश्चन एग्जामिनर लिमिटेशन की चर्चा करता नहीं है बच्चों, बट फिर भी लिमिटेशन मालूम होने चाहिए, 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में टिक करा सकता है। तो इस दुनिया में हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। यहां पर मैंने पहली बात समझा दी थी, इसकी पहली लिमिटेशन क्या है, यहां सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को लिखा जा रहा है, यानी क्वांटिटेटिव टूल्स को लिखा जा रहा है। क्वांटिटेटिव बोले तो डेफिनेट फॉर्म, बोले तो न्यूमेरिकल फिगर्स को लिखा जा रहा है, यानी क्वालिटेटिव डाटा यहां लिखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्यूटी, सबको समझा दिया था। नॉट स्टडी इंडिविजुअल, हमने स्कोप याद करते हुए, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप याद करते हुए सबसे पहला फीचर याद करा था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स।
और एग्जाम्पल लेके बताया राम के पास 100 रुपए हैं, ये स्टैट्स है ही नहीं, लेकिन पूरे देश में इंडिविजुअल लोगों का डाटा में इनकम का रिफ्लेक्ट कर दूं तो ये स्टेटिस्टिक्स है, जिसका एवरेज भी निकाला जा सकता है, जिसका परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, पर कैपिटा इनकम भी निकाला जा सकता है, कंपैरिजन में भी यूज किया जा सकता है, वो स्टैट्स है। तो ये स्टैट्स बोले तो न्यूमेरिकल डाटा, इंडिविजुअली स्टैट्स नहीं हो सकता। तीसरे पर हमारी क्लास रुक गई थी। स्टैटिस्टिक्स लॉस आर ट्रू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। अरे वहां आपने फीचर याद करा कि आप कॉम्प्लेक्स डाटा को स्टैटिस्टिक्स में आसान भाषा में करके रिफ्लेक्ट करते हो इन द नेम ऑफ एवरेज, परसेंटेज। डिस्पैरिटी में भी जब कराऊंगा मैं बच्चों रेंज, रेंज एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, लेकिन रेंज का बेटर वर्जन। अरे अपने पुरानी क्लासेस में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी करा क्या आयुषी? अच्छा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बेसिकली परसेंटेज है जो रेंज से बेटर है। जब चैप्टर कराऊंगा तो उनका बेसिक आइडिया भी दूंगा कि इसमें ये ड्रॉबैक है, इसीलिए उसके बाद में नया चीज डेवलप हुआ जो किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो स्टैटिस्टिकल लॉ जो है वो एवरेज के बेसिस पर ट्रू है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आयुषी के मार्क्स में पूछूं तो आयुषी बोलते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं जी, 95% मार्क्स आए हैं, एफिशिएंसी का पता चलता है। बट मैंने यहाँ ड्रॉबैक बताया था कि एक बच्चे के 2 सब्जेक्ट में 30 नंबर है और 3 सब्जेक्टों में 90 प्लस नंबर है, एवरेज निकालेंगे तो 55-60% आएगी। अब वो बच्चा परसेंटेज बता दे, सारी दुनिया को लगेगा एवरेज बच्चा है, पास हो गया है, लेकिन 2 सब्जेक्टों में 30 बोले तो आयुषी, अरे दो, हाँ बोले तो फेल। 2 सब्जेक्टों में 30 है तो भैया एवरेज मार्क्स से पोजीशन कुछ और रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में फेल है, फेल है। तो स्टैट्स का यूज देखो गलत तरीके से हो रहा है ना। इस बात के लिए मैंने पॉइंट 4 भी डिस्कस करा था, ये स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कर लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। और एक और बात है, स्टैट्स का जो डाटा है वो कोई भी आदमी अपने फेवर में यूज करना चाहता है जो उसको सही समझ में आता है। बायसनेस इस दुनिया में, अरे एक आदमी के लिए उस डाटा को लेकर एंगल ऑफ विजन अलग है, दूसरा आदमी उसी बात को अलग एंगल ऑफ विजन से देखेगा। अरे ऐसे समझो, पर्सनल इंटरव्यू लेना है आपने, आप मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं और आपके ऑफिस के बाहर 10 लोग हैं, तो रामलाल के अकॉर्डिंग रामलाल को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे बिठाया जाए ना तो वो 10 में से शायद एक ही सिलेक्शन करेगा, उसके अकॉर्डिंग ए बेस्ट है। लेकिन मैं रामलाल की जगह मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे श्यामलाल को बिठा दूं तो सिलेक्शन किसी और की हो जाएगी। आयुषी को मेरी बात समझ में आ रही है? डाटा वो सब लेंगे, डाटा के बेसिस पर तो डिसाइड करेंगे कौन बेस्ट है, लेकिन सबका बायसनेस होगी, सब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो ए आदमी के अकॉर्डिंग रामलाल बेस्ट है, बी के अकॉर्डिंग हो सकता है श्यामलाल बेस्ट हो जाए, कॉमन डिसीजन नहीं आएगा सबका। यही नेगेटिव पॉइंट है इसका, बायसनेस, अपने एंगल से वो आदमी सोचता है उस डाटा को के बारे में। और ये आखिरी बात क्या है, लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। अरे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी आपने मीनिंग याद करा है कि करीब करीब एक्यूरेट होता है। सेंसस ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने डाटा 1 अप्रैल 2011 को पॉपुलेशन डिक्लेयर कर दी, अतर बताना कितनी? 121.02 करोड़। और वो डाटा तब से लेकर आज तक जीके के क्वेश्चनों में वही टिक होता है। और अगला डाटा अनाउंस होगा 1 अप्रैल 2021 को, 138 करोड़ समथिंग जो अनाउंस वो करना चाहेंगे। अब उस और अनाउंस करने के बाद चाइना से भी कंपैरिजन करके बता देंगे कि हमारी पोजीशन अभी 2 पे ही है कि हम 1 पे पहुंच गए, और बाकी कंट्रियों की भी पॉपुलेशन अनाउंस हो जाएगी। तो यहां पर वो कह रहा है कि अगर हमने 121 करोड़ लोगों की अनाउंसमेंट करी है तो ये करीब करीब एक्यूरेट है, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे। अंडमान निकोबार में इतने सारे कबीले हैं जहां तक ना सड़कें हैं ना लोगों की पहुंच है, तो वो काउंटिंग में कहां आए होंगे? एग्जाम्पल लिया है मैंने, ईस्टर्न पार्ट में चले जाए इंडिया में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहां इतने सारे ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके, जहां सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों की पहुंच ही नहीं है, जहां जाकर वो रजिस्टर बनाए और पॉपुलेशन सेंसस को रिकॉर्ड करे। तो लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो इसीलिए फीचर्स में लिखा कि करीब करीब ठीक ठीक। अभी किसी बच्चे ने कहा था पेपर को चेक करने का काम, तो सीबीएसई आपका मैथमेटिकल डाटा सेट ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हर बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है उस डाटा से, और कुछ बच्चों को लगता है कि भैया उसके नंबर कम है और फिर वो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का खेल चलता है। तो ड्रॉबैक तो है ही। बच्चों आपका टेस्ट शुरू करना चाह रहे हैं, ये मैंने एवरेज में एक नेगेटिव बात और बताई थी, एवरेज ऑफ 2 बुलेट हिट द बर्ड, ये आयुषी को समझ में आ गई थी
कि भैया 2 बुलेट जा रही है, मैंने बुलेट यहाँ सामने फिगर बना रखी है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो बर्ड हिट हो जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में तो बर्ड मरने वाली नहीं है, एवरेज रियल तो होता ही नहीं है। अथर्व को ये बात समझ में आ गई थी, एवरेज ऑफ 2 बुलेट हिट द बर्ड। हाँ जी, अब एक टेस्ट हम रखना चाह रहे हैं, 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कोशिश करनी है सही आंसर टिक हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, और ये टेस्ट शुरू होता है। किसी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कुछ दिक्कत लगे पूछ सकता है कोई भी बच्चा। एक बच्चे का अटेम्प्ट हो चुका है, कोशिश करें बाकी बच्चे भी। अच्छा, श्रुति बोल रही है। कोई बात नहीं बच्चे, अभी स्क्रीन पर वो सारे क्वेश्चन एक एक करके आएंगे, मैं डिस्कस करूंगा, तब आप अपने मन में पहले से ही आइडिया बनाना क्या आंसर ठीक होना चाहिए। रुपेश, आपको भी कोशिश करनी है, गलत सही की चिंता ना करना, मैं डिस्कस करूंगा, एक बार आप अटेम्प्ट कर दो 9 क्वेश्चंस, सबमिट करो उसे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, फिर देखना क्या सही है और कहाँ आपकी गलतियां रही, ताकि अगली बार आप उसे बेहतर तरीके से कर सकें। थोड़ा फास्ट करेंगे। भैया 70% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, थोड़ा और फास्ट। एट्टी परसेंट बच्चों का अटेम्प्ट हो गया, बाकी भी सबमिट करें।
सिर्फ एक 5वां क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक ही सिलेक्शन बिल्कुल ठीक, किसी भी बच्चे की गलती नहीं हुई है, सिर्फ एक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, बाकी सब में मिक्स मैच चल रहा है। 5वें क्वेश्चन में सारे कॉमन है, एक भी बच्चे ने कोई और चॉइस गलत वाली सेलेक्ट नहीं करी है, यानी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस। 90% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, जल्दी से करें जी। पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ड स्टेटिस्टिक्स इज यूज्ड एज। अच्छा, एक बच्चे का मिस्टेक आ गया, अभी तक गलती नहीं थी लेकिन किसी ने गलत कर दिया है, जिसमें ऑप्शन लिखा हुआ है सिंगुलर, दूसरा ऑप्शन प्लूरल, तीसरा ऑप्शन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल बोथ और नन ऑफ दीज। तो अभी तक सबका ठीक चल रहा था, अब अटेम्प्ट एक गलत हो गया है उसमें। चलो, गलत सही की कोई बात नहीं है, कोशिश आप कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। भैया थोड़ा जल्दी से कर लो, 3 बच्चों का बचा है, ओनली 3 स्टूडेंट्स, जल्दी से सबमिट करें। जस्ट रीड एंड टिक करने वाला काम है, इसमें मैथ्स की तरह से कुछ टाइम कंज्यूमिंग वाला काम नहीं है कि आप कैलकुलेट करने के बाद ही ऑप्शन टिक करेंगे। जल्दी से, 2 बचे अभी भी बच्चे। समय समाप्त करना चाह रहे हैं हम, आप जल्दी से। देखो, अच्छी बात नहीं है ये डिस्कशन करना, मैं नाम नहीं लूंगा अभी के लिए, इतना बहुत बच्चों। अब मैं डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चंस, अब गलत सही आप देख लेना। देखो, सिर्फ वो एक 5वां क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ एक बच्चे का मिस्टेक है, बाकी सब में तो मिक्स मैच कर रखा है आप लोगों ने, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत डिटेल में डिस्कशन कराया जा रहा है। श्रुति, अब आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड। भैया शब्द आप पढ़ के आए हो, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। आयुषी, यस, एल्बर्ट मार्शल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन से नंबर पर आता है ये? सेकेंड नंबर पर आता है। इसकी डेफिनेशन को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? वेलफेयर डेफिनेशन। मतलब क्वेश्चन जब चल रहा है तो उससे रिलेटेड हम बाकी बातें भी पूछ रहे हैं। अगली बात पूछ रहे हैं, जिसका नाम लेके पूछूंगा, अथर्व, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करने वाला, प्रपोज करने वाला पहला आदमी था। इसकी डेफिनेशन को वन वर्ड में दीपिका बताएगी क्या कहते हैं। दीपिका, वन वर्ड में क्या बोलते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन को? अच्छा, ठीक है बच्चे। दिव्या, आप बताएं। वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। रॉबिन्स की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर एक रॉबिन्स आया था बच्चों, और रॉबिन्स की डेफिनेशन को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? हर्षिता रचोया। रॉबिन्स, याद करा हुआ बच्चे? हर्षिता रचोया। रुपेश, बोलो बच्चे आप। यस रुपेश, आप कोशिश करोगे तो बढ़िया रिस्पॉन्स कर पाओगे, बिल्कुल बढ़िया। स्केयरसिटी डेफिनेशन, और वक्त बदलने पर 4th नंबर पर आया था सैमुअलसन जी महाराज, और उनकी डेफिनेशन को वन वर्ड में, अथर्व। ग्रोथ डेफिनेशन, और ग्रोथ डेफिनेशन को समझाने के लिए उन्होंने जो टॉपिक बनाया था, उस टॉपिक का नाम अब की बार कनिका बोलेगी। क्या टॉपिक था बच्चे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग मेघ मौर्य बोलेगा। मेघ मौर्य, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत बढ़िया, इस बात को और बेहतर तरीके से डैनियल बोलेगा। डैनियल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कुशल बोलेगा। कुशल भैया, रुकने का काम नहीं होना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए। हाँ, बढ़िया बात, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फास्ट बोलना चाहिए सभी को। यहां बात चल रही है तो थोड़ा पिछला वाला भी बोल देता हूं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। महक गोयल, सेंट्रल प्रॉब्लम्स।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और इसका चार्ट हमने बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन फर्दर एक्सप्लेनेशन 3 बातों की करी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। टॉपिक को आगे चलाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी भी गलतियां हैं उसको समझो ध्यान से और कोशिश करो गलतियां आगे ना हो। एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, और ज्यादा डिटेल में तैयारी है तभी आप टिक कर पाओगे। वन वो प्रोड्यूस ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कशिश से है, कशिश पहाड़िया, कशिश बोलो बच्चे, बहुत बढ़िया। और प्रोड्यूसर का मीनिंग कशिका गुप्ता में जो मैंने याद कराया था, बोलो प्रोड्यूसर का मीनिंग। अरे प्रोड्यूसर का मतलब, यहां प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन का मतलब बताओ। कशिका गुप्ता प्रोडक्शन, कनिका आप बोलो प्रोडक्शन। Increase in the utility of a commodity is known as production. It can be classified in 3 parts: change in shape, change in time, and change in, जल्दी बोलो कनिका, कनिका, टाइम एंड प्लेस। इंक्रीज इन द यूटिलिटी नोन एज प्रोडक्शन। अब यहां शब्द कंज्यूमर से रिलेटेड चल रहा है, कंजम्पशन का। कंजम्पशन की भाषा कार्तिक बोलेगा, कंजम्पशन। बहुत बढ़िया। यूज ऑफ ए कमोडिटी विच गिव्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन बीइंग इज नोन एज कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट भी पूछ लेते हैं, हाथ की हाथ बात पूरी हो जाएगी। जारुल गुप्ता, इन्वेस्टमेंट फास्ट। बढ़िया, बाकी सबके लिए रिवाइज करा रहा हूं, जिसको याद ना हो रिवाइज करे। एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर द कंजम्पशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यहां पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जवाब महक गोयल को बोलना है। सबको मालूम है स्केर्सिटी, महक गोयल स्केर्सिटी को 1 नंबर के लिए बोलेगी 1 लाइन में। When supply of a commodity is less than its demand। और आपको ह्यूमन बिहेवियर समझाते वक्त मैंने बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, महक गोयल बोल रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 हेडिंग्स। बढ़िया बात, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, बोले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगली बात, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भैया ये जीडीपी शब्द बोले तो नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ने वाले हैं, वहां चैप्टर है बहुत बड़ा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम को अरे साइंस में सॉल्ट को, नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ये तो पता होगा कनिका को। और सोडियम क्लोराइड को शॉर्टकट में NaCl बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। तो यही बात मैं बोल रहा हूं, नेशनल इनकम के टेक्निकल लेवल है, और नेशनल इनकम के 8 नाम है जो मैं आपको 12th में कराऊंगा। शॉर्टकट में उसे जीडीपी बोला जा सकता है, बोले तो जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे जीडीपी टर्म याद कर लो, बोले तो नेशनल इनकम की रिफ्लेक्शन है। जैसे साइंस में केमिकल नेम है साल्ट का, नमक का, NaCl, ऐसे ही जीडीपी बोलते हैं नेशनल इनकम में, जिसका यूज वो यहां पर कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बोले तो जीडीपी क्या है, कौन बताएगा? कनिका, आयुषी, हाँ, यस, बिल्कुल बढ़िया। भैया जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम, और यहां नेशनल इनकम देश के 121 करोड़ लोगों में बांटनी है। अरे इकोनॉमिक एक्टिविटी याद करिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सारे रिसोर्सेज पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना इन द नेम ऑफ इनकम। अरे पुराना जमाना बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स खरीदा जाता था। आज का जमाना तो भैया हर व्यक्ति को चीजों को पैसे में बांटा जाता है, और फिर पैसे से अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। पैसा बोले तो इनकम, तो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी। तो क्या है ये? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सी पार्ट आंसर है। ये जीडीपी याद रखना बच्चों, बहुत जगह यूज करेगा वो, बोले तो नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैटिस्टिक्स। भैया स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग अभी भी हम चर्चा करके आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं। सिंगुलर सेंस में भी याद करा, प्लूरल सेंस में भी याद करा, तो आंसर क्या रहा? बोथ, सी पार्ट। एक बच्चे का लेकिन ये भी गलत है, होना नहीं चाहिए, आज भी रिवाइज करा है। स्टैटिस्टिक्स मींस यहां पर जवाब, हाँ बोलो बच्चे।
बच्चे मैंने समझाया था जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम, जीडीपी का मतलब अभी आप शॉर्टकट में याद कर लो। अच्छा मैं लाइन बोलता हूं, मैं नेशनल इनकम का मीनिंग बोल रहा हूं, देखता हूं कौन कैसी कंसंट्रेशन और कैसा बोल पाएगा। कोशिश करना। मैं नेशनल इनकम, अरे नाम तो पता ही है आपको, देश की कमाई है पूरे देश की कलेक्टिवली। नेशनल इनकम का मीनिंग बोलता हूं, देखते हैं कौन याद कर पाता है। Monetary value of final goods and services in an accounting year by the normal resident of country known as national income। कोई कर सकता है कोशिश? अरे वाह आयुष जी बोले। क्या परफेक्शन है, क्या बढ़िया बात है। और मैं यही बात कंपटीशन की कर रहा हूं। तो आपकी क्लास में गिनती के बच्चे हैं 30 40 50, इतना बड़ा देश है, क्या फाइटिंग हो रही है पढ़ाई को लेके, कैपेबिलिटी को लेकर। तो भैया पीछे मत रह जाना, इंप्रूव करो अपनी पोजीशन को। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी रट्टाफिकेशन को फोकस नहीं कर रही, किसको फोकस कर रही है? नॉलेज ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट। शब्द ना समझ पा रहे हो तो कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिसकी एफिशिएंसी टू डू द वर्क बढ़ गई, पढ़ाई एक माध्यम है, वो जीवन का जो भी काम उसे मिलेगा वक्त बदलने पर, कल को नौकरी लगेगी, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कैपेसिटी डेवलप कर लो, बढ़ा लो, वहां पर भी वो उतनी बढ़िया कैपेसिटी से काम करेगा। और इसी बात को फॉलो करते हुए कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हो गई है, जिसमें नॉलेज ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट को फोकस किया जा रहा है, रट्टाफिकेशन को अवॉइड किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं अरे पुराने जमाने में छोटी छोटी क्लासेस में क्या एनसीईआरटी के वही क्वेश्चन 20 बार करा दिए, रट लो और बस पेपर में खराब। अब कहां आता है वैसा खेल, और ये आगे जाके उसको और बेटर तरीके से कर रहे हैं कन्वर्ट। तो यहां पर बच्चों, तो ये बाकी सब बच्चे भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ। देखो एक बच्चे ने वर्ड टू वर्ड बोल दिया, क्या बढ़िया बात है, जिसकी चर्चा मैं 12th क्लास में आपसे बहुत डिटेल में करूंगा और आपको याद कराऊंगा। अभी यहां जीडीपी पुष्टि मेहता बोल रही थी, जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम कहा था, और नेशनल इनकम 125 करोड़ लोगों में बांटने का खेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सोसाइटी। पुष्टि को क्लियर है बच्चे? अगले क्वेश्चन पे चल रहे बच्चे। स्टैटिस्टिक्स मींस, पुष्टि मेहता जवाब देगी। 6 क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है? क्वांटिटेटिव फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है जी, क्वालिटेटिव तो आ ही नहीं सकता। एग्जांपल याद कर लिया, ऑनेस्टी, ब्यूटी, न्यूमेरिकल डाटा में रिफ्लेक्ट ही नहीं किया जा सकता, और जो न्यूमेरिकली लिखा नहीं जा सकता वो स्टैट्स हो ही नहीं सकता। तो स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकल डाटा के नाम से बोल सकते हैं, डिक्शनरी मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का। हमने वन वर्ड याद कर, वन लाइन में याद करा, न्यूमेरिकल डाटा की प्रेजेंटेशन हो रही है, कलेक्शन। एक बार दोबारा, सिंगुलर सेंस कौन बोलना चाहेगा? अथर्व, सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। न्यूमेरिकल डाटा बोले तो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? भैया मैंने जो स्कोप में 7 बातें याद कराई हैं प्लूरल सेंस में, उसमें से कुछ बातें, अब वो मीनिंग वाइज वैसे पूछेगा मुश्किल है, इस तरह से एमसीक्यू में पूछ लेगा कंफर्म है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स फीचर में याद करा है। आखिरी बात पढ़ रहा हूं, फॉर प्री डिटरमाइन पर्पस, आप पढ़ाई कर रहे हो, न्यूमेरिकल डाटा से रिफ्लेक्ट होगा, 70% आए कि 100% आए, प्री डिटरमाइन पर्पस है, पास होने का पर्पस है। सिस्टमेटिक मैनर्स में डाटा इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, ए भी ठीक है, गड़बड़ बी पर है, इंडिविजुअल वेरिएबल, स्टैट्स ही नहीं होता, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, सबको याद है। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हेल्प टू अथर्व। बिल्कुल बढ़िया। अरे ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन में भैया 99.99% वही आंसर होगा, अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव लगा रखा है। एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसीलिए स्टैट्स में डाटा इकट्ठा करा जा रहा है। फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड फाइंड द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बोले तो कंपैरिजंस। 9th, महक गोयल, गिवन एक्टिविटीज, विच एक्टिविटी कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक, मीनिंग याद कर रखा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, पहले महक गोयल मीनिंग बोलेगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का।
सामने वाला एग्जाम्पल यही बोलो इनमें से। बढ़िया बात, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो पैसे में नहीं नापा जा सकता नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब इसके साथ साथ गिफ्ट में मिल रहा है आपको, जो पैसे में नापा जा सकता है क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और मैं जिसका नाम बोलूंगा वही जवाब देगा। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ऑप्शन नीचे लिखी हुई है, प्रोडक्शन कंजम्पशन में से एक आएगा। 10वां क्वेश्चन पढ़ने के लिए कह रहा हूं सबको, जवाब डैनियल सिंह को देना है। डैनियल, ऑल एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर नोन एज। बिल्कुल बढ़िया, आपने जो याद करा है वो सेम नहीं लिखेगा। आपने तो याद करा है प्रोडक्शन मींस इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, बट उसने अपने तरीके से लिखना है, अपना वोकैबुलरी स्किल, और आप उसको फिट करोगे तो यह बिल्कुल ठीक है प्रोडक्शन। अगली बात 11th, दिव्या आंसर बोलना चाहेगी। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न लिविंग नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बढ़िया, जिसको हमने आसान भाषा में अपनी भाषा में याद करा है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। 12th क्वेश्चन पर आ गए बच्चे, ऑप्शंस अवेलेबल है। अब की बार कशिका गुप्ता, क्वेश्चन आपके लिए, डैश इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which study how income generated in the process of production is distributed among the factors of production. yes, अरे बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यहां पर शब्द आ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने पीछे जवाब दिया था, मेघ बता सकता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेघ मौर्य। हाँ या ना का जवाब देना है। हाँ कोई बात नहीं, महक अग्रवाल, महक अग्रवाल, यस जल्दी, आयुषी बोलो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, सारे याद रख लो, व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन, इस दुनिया में कोई प्रोड्यूसर हो, when producer start the production there is a need of only 4 factors of production। 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ना कम ना ज्यादा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। पुष्टि मेहता, रिपीट करो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट के चैप्टर में भी कराने वाला हूं, प्रोडक्शन के चैप्टर में भी यूज होने वाला है, और मार्केट का चैप्टर, 3 चैप्टरों में माइक्रो में टेक्निकल लेवल है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से एक को भी कम कर दो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और 5वां दुनिया में कभी बन ही नहीं सकता, जिसका डिटेल डिस्कशन हम चैप्टर के वक्त करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया, व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर, रिक्वायरमेंट ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। रिद्धि भारद्वाज, चारों फैक्टर एक बार दोबारा बोलेंगे। कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो रिस्क टेकिंग पावर जो मालिक लेता है सारे फैक्टर्स इकट्ठे करके। लैंड बोले तो बिना लैंड के हवा में तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता, शाका लाका बुम बुम, तो लैंड होना कंपलसरी है, थोड़ी जमीन हो ज्यादा जमीन हो वो बात अलग है। लेबर के बगैर अरे जितना मर्जी पैसा लगा दो, मशीनें ले आओ, लेकिन कम से कम बटन दबाने के लिए तो इंसान को लाना पड़ेगा, लेबर लगेगी। कैपिटल बोले तो रॉ मटेरियल विच यू हैव टू कन्वर्ट इन द नेम ऑफ फिनिश गुड्स, और ऑर्गेनाइजिंग पावर जो नहीं मालिक, जो सारे फैक्टर्स को इकट्ठे कर कर लीडरशिप क्वालिटी के साथ, मोटिवेशन पावर के साथ, प्रॉफिट का टारगेट करते हुए प्रोडक्शन कराएगा। मैं बीएससी की टर्म्स बोल रहा हूं आपको। 13 क्वेश्चन पर आ गए, एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ मनी आर नोन एज। यहां जवाब मुस्कान कोरवाल, दोबारा बोलेंगे मुस्कान। यस, नॉट कंसर्न विद मनी, तो जो पैसे में नापी नहीं जा सकती, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 14 क्वेश्चन पर चल रहे हैं बच्चे, और ये जवाब पायल, पायल कोशिश करना है, गलत सही की चिंता ना करें। इकोनॉमिक्स डैश रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। भैया वेल्थ और प्रोडक्शन में से एक शब्द आएगा, बताएं इकोनॉमिक्स में किस शब्द का मतलब है दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आयुषी, यस, वेल्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट है।
अरे दो शब्द में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। तो वेल्थ रेफर्स टू दोज, पुराना जमाना बोले तो वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को, अरे पुराने जमाने में आपकी वेल्थ क्या होती थी? आपके मकान, अरे लोग, राजा के पास क्या होता था? जानवर होते थे और वो ग्रेन वगैरह को जो स्टोर करता था। इसके अलावा उसके पास वेल्थ में क्या होता था? जानवर, महल। तो बार्टर सिस्टम में वस्तु के बदले में वस्तु चलता था, तो वही वेल्थ थी। ये तो वक्त बदल गया, उन सब चीजों पर डेप्रिसिएशन होता था और पैसे पर डेप्रिसिएशन होता नहीं है। तो आज की डेट में वेल्थ बोले तो पैसा। जो, अरे याद रखना, पैसे पर डेप्रिसिएशन होने के बाद डेप्रिसिएशन एलिजिबल। 1960 का घिसा हुआ सिक्का कि 2020 का चमकता हुआ सिक्का, रिफ्लेक्ट द सेम बाइंग पावर। डेप्रिसिएशन होते हुए भी डेप्रिसिएशन मानी नहीं जाती, सिर्फ पैसे में, सिर्फ पैसे में, बाकी सब चीजों पर डेप्रिसिएशन है। यहां मोस्ट सुटेबल टर्म है वेल्थ, रेफर्स टू दोज गुड्स, और पैसा भी अपने आप में है तो वस्तु ही ना, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। स्टैटिस्टिक्स, हाँ ए भाई कैसे, ए भाई 19, भैया मेरी बात सुनो, सिक्का मनी सिर्फ वही है जो सोसाइटी में एक्सचेंज में यूज की जा सकती है। यानी 19 देश की आजादी के बाद पुराने जमाने के सिक्के, अरे कोई 5 पैसे 10 पैसे ले आए, कहां चलते हैं आज की डेट में? 1000 साल पुराना सिक्का है तो वो जो ब्रास का जो वेट है और जो उसकी कीमत है वही होगी बच्चे। कोई उसके 10 लाख 20 लाख कहां? देखो, अगर कोई एंटीक पीस है, एंटीक पीस है तो एंटीक पीस है, कोई राजा का है और फिर उसके नाम से वो पॉपुलराइज है बहुत ज्यादा, तब वो बात अलग है। अदरवाइज तो कौन पूछता है भैया? मैं यहां जो समझा रहा हूं वो क्या है? मैं समझा रहा हूं 1960 का घिसा हुआ सिक्का है आपके पास 1 रुपए का, और एक आज 2020 का सिक्का हुआ चमकता हुआ, बिल्कुल दोनों की बाइंग पावर सेम है। अगर आपके पास 50 रुपए का पुराना नोट घिसा हुआ और 50 रुपए का नया नोट, सेम बाइंग पावर है, दोनों उतना ही चलते हैं। ये समझाना चाह रहा हूं। अरे मनी का मीनिंग बोलता हूं, देखो कौन समझ पाता है। वक्त के साथ साथ पैसा बदला है। किसी जमाने में पैसा बोले तो सिक्के, आज के जमाने में पैसा बोले तो पेपर करेंसी। पुष्टि समझ में आ रहा है? पेपर करेंसी। और फिर वक्त बदला तो आजकल प्लास्टिक करेंसी आ गई है। प्लास्टिक करेंसी देखी है किसी ने? पुष्टि क्या मतलब कहना? यस, डेबिट कार्ड। और फिर उसके बाद वक्त बदला तो ई वैलेट। ई वैलेट समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नेट बैंकिंग। तो वक्त के साथ साथ पैसा बदला है। पैसा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, पैसा सिर्फ सिक्के नहीं है, पैसा जमाने के साथ बदला है। मैं शब्द बोलता हूं, देखते हैं कौन समझ पाता है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट ऑफ डेट। किसी को शब्द समझ में आया मैंने क्या बोला है? एनीथिंग, वक्त के साथ साथ ये एनीथिंग पैसा बदला है। कभी सिक्के और फिर कागज करेंसी, और अब देखो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है प्लास्टिक करेंसी, और प्लास्टिक करेंसी भी अब सेकेंडरी हो गया है, उससे ज्यादा बढ़िया आ गया है ई वैलेट। बस उंगली से टिक करो मोबाइल में, करोड़ों रुपया इधर से उधर। चलता हूं जी आगे, मेरे अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स। 15वां क्वेश्चन, नैना जवाब दो जरा जल्दी से। स्टैटिस्टिक्स मीन्स ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अरे कलेक्शन आपने कहां याद करा है, सिंगुलर में या प्लूरल में? सिंगुलर सेंस, बिल्कुल ठीक है जी। जल्दी से पूरा करते हैं जी। स्टैटिस्टिक्स इन अथर्व जवाब दो। 16 क्वेश्चन डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। सिंगुलर सेंस सबने याद करा हुआ है। 17 क्वेश्चन पर आ गए। आयुषी जवाब दे रही है, शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मत लगा देना, डिटेल बता चुका हूं। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज अ नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर के आखिरी 2 क्वेश्चन, अब की बार कुशल बोल रहा है, ऑनेस्टी एंड ब्यूटी आर द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स विच कैन नॉट बी मेजरेबल। बोले तो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते, लिमिटेशन का पार्ट है। और 19 क्वेश्चन का आंसर भी कुशल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एज इन ईयर्स आर द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, न्यूमेरिकल डाटा है, स्टैट्स में यूज होता है। और हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।